ये स्वरूपानंद जी ने पट्टाभिषेक पहली बार नहीं कराया, ये पट्टाभिषेक वो 1973 में भी करा चुके हैं। जिस समय उनको गद्दी दी थी, वो स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी थे। स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी और शांतानंद जी में बड़े लंबे समय तक एक सिविल सूट चला। उस सिविल सूट में कृष्ण बोधाश्रम जी हार गए, शायद 1970-71 की बात है। तो उसके बाद फिर वो अपील में गए और पेंडिंग अपील उन्होंने इनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, स्वरूपानंद जी को। स्वरूपानंद जी को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। फिर ये है उस पट्टाभिषेक की फोटो, और इस पट्टाभिषेक ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुकदमा हारने के बाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कराया था। और यदि आप देख सकेंगे उनके दाहिने हाथ पे अभिमुक्तेश्वरानंद ही खड़े हैं। तो और 1973 में भी इन्होंने पट्टाभिषेक करा लिया था, जबकि कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज वो मुकदमा हार चुके थे और अपील जो है फिर वो उनकी अबेट हो गई। तो 73 में फ्रेश अपील फाइल हुई। वो फ्रेश अपील जाके बड़े लंबे समय में 20-30 साल में तय हुई, जिसके विरुद्ध आप देखते हैं कि यहाँ पे मुकदमा आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने दोनों लोगों को कह दिया कि दोनों लोग ही शंकराचार्य नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटस को दिया वो तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पे दिया है जी। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर शब्दों में इनको मना कर रखा है, लेकिन इनका कहना है कि जब मैं पहले ही शंकराचार्य हो गया तो सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे है वो इनफ्रक्चुअस हो गया। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, इसको क्या कहा जाए। देखिए मैं इसको बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेयर अलाउ की है, सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेयर अलाउ की है वो प्रेयर ये कहती है, जस्ट अ सेकेंड, वो प्रेयर ये कहती है, भट्ट साहब आप भी ध्यान दें, जो प्रेयर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है वो प्रेयर ये थी कि काइंडली रिस्ट्रेन ज्योतिष पीठ ऑफ बद्रीनाथ और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग एनी पट्टाभिषेक सेरेमनी, ये कहते हैं पट्टाभिषेक रोका, हाँ ठीक है, ऑफ आइदर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और एनीवन एल्स फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज शंकराचार्य। तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट से जो प्रेयर हुई कि इनको पट्टाभिषेक कराकर शंकराचार्य बनने से रोका जाए, तो इन्होंने कहा नहीं, केवल पट्टाभिषेक कराने से मना किया है। तो बल्कि वहां पर एक सवाल ये भी उठा कि साहब आप कब तक ऐसे स्टेटस को शंकराचार्य बने रहेंगे, आप इस मुकदमे को क्लियर क्यों नहीं कराते। तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबको रोका जाए, तो ये तो मेरे फेवर में, मैं तो बन ही गया, कोई और बन नहीं सकता। अब बताइए उन्होंने कहा मैं स्टे चलता रहे। आपको थोड़ा नहीं, हमसे थोड़ा सा वो नाराजगी, अरे बड़े आड़े हाथ गाड़े हाथ सारे हाथ लिया उन्होंने। बल्कि इतने 2-3 लोग, 4 पत्रकारों ने सबसे ज्यादा नाराज वो हम ही से हो गए। मेरा सवाल बड़ा साधारण सा था, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि साहब सैकड़ों साल से यहाँ पर शंकराचार्य वगैरह और साधु महात्मा वगैरह आ रहे हैं और हर साल माघ मेले में, अर्ध कुंभ में स्नान कर रहे हैं। मेरे आंखों के सामने कितने शंकराचार्य नहाए, जो आपके गुरु जी हैं स्वरूपानंद सरस्वती, उनके साथ तो मैं स्वयं स्नान में गया था, परंतु आज तक मेला प्रशासन ने किसी को नहीं रोका, आज तक किसी को टोका तक नहीं। सारी दिक्कतें आपके साथ ही क्यों आती है। तो उन्होंने कहा सारी दिक्कत मेरे साथ आती है, आपका क्या मतलब। हमने कहा अरे भाई देखिए, मेला प्रशासन से योगी से आपकी भिड़ंत हो गई, इसके पहले अखिलेश यादव की सरकार में आप पर ऐसा लाठी चार्ज हुआ था कि बटुक भी मार खाए थे और आप कई दिन अस्पताल में भर्ती रहे थे। तो उन्होंने कहा, स्वीकारा, उन्होंने कहा अखिलेश यादव ने पीटा तो था मुझको उनकी सरकार में, लेकिन बाद में माफी मांग ली। तो फिर हमने कहा कि एक तरफ आप कहते हैं कि आप किसी नई परंपरा को जन्म नहीं देना चाहते, एक तरफ आप ये भी दावा करते हैं कि मर्यादा बनी रहनी चाहिए, दूसरी तरफ आप उद्योगपतियों की शादी में एकदम अपना छमल लेके पहुंच जाते हैं और उसके बाद आप उद्धव ठाकरे के घर पे बैठ के उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने लगते हैं। मैंने तो आज तक किसी शंकराचार्य को ये सब करते नहीं देखा आज तक।
तो चूंकि उनके साथ द्वारका के शंकराचार्य भी गए थे, द्वारका के शंकराचार्य उनके गुरु भाई हैं, दोनों का एक साथ अपॉइंटमेंट हुआ था, दोनों का एक ही दिन अपॉइंटमेंट हुआ था। तो उन्होंने कहा वो भी तो साथ गए थे, तुम्हारी आंख फूट गई है, आंख फूट गई है अनुपम मिश्रा, तुम्हारी अंधे हो गए हो, तुम देख नहीं पा रहे हो। तो बोले नहीं, सब आंख फूटने और अंधे होने वाली बात नहीं है, वो तो भाई आपके गुरु भाई हैं, उनका भी अपॉइंटमेंट आपके साथ ही हुआ है, तो इसलिए वो गए हैं। लेकिन जो हरकतें आप कर रहे हैं, बल्कि मैंने उनसे ये भी पूछा, हमने कहा कि अगर आपको महाराष्ट्र में, हमने कहा उत्तर प्रदेश में किसको आप मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, उन्होंने कहा ये मेरा काम नहीं बताना। हमने कहा महाराष्ट्र में तो आप बताया है कि आप उद्धव ठाकरे को देखना चाहते हैं, अगर आपका काम नहीं है तो फिर आपका काम महाराष्ट्र तक क्यों सीमित है। तो ये सब बातों पे बहरहाल उन्होंने मेरी किसी बात का सही पूछे तो किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं उनसे पूछता तो रहा। 370 वापस लाने की भी बात कर चुके और ये भी कह चुके हैं कि साहब कि ये झूठ है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, इस तरह की बातें करते रहते हो। नहीं, उन्होंने अतीक अहमद के वध पर भी बहुत दुख जताया है। मुख्तार अंसारी भी, मुख्तार अंसारी भी नहीं, दुख नहीं जताया भट्ट साहब, दुख नहीं जताया। अभी मुक्तेश्वरानंद ने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की मृत्युओं की न्यायिक जांच की मांग की है। हाँ, जो अभी तक उनके परिवार वालों ने की, उन्होंने की। अब चलते हैं थोड़ा भट्ट जी के पास, क्योंकि भट्ट जी के अंतरंग संबंध रहे हैं वही मुक्तेश्वरानंद जी से। नहीं सर, ऐसे अंतरंग तो नहीं रहे हैं, मिलता बहुत रहा हूँ एज ए जर्नलिस्ट। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, मैं बहुत से संतों से मिला हूँ, क्योंकि मैं अयोध्या पहली बार गया था 1981 में, और उसके और तमाम संतों के आना जाना रहा है मेरा। और कोई वो केवल जो एक आध्यात्मिक ओरिएंटेशन होता है इसीलिए व्यक्ति जाता है, कुछ वहां लेने नहीं जाता है। तो जो भाषा की मर्यादा है, मैंने इनको हमेशा उसमें बहुत आई फाउंड वेरी ह्यूज डेफिसिट इन द डिसेंसी ऑफ लैंग्वेज द वे ही स्पीक्स। और आपको याद होगा, अभी 2 साल भी नहीं पूरे हुए हैं, कुंभ मेला में स्टैम्पीड हुआ था, कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी। उस समय भी इन्होंने योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग की थी, और काफी इन्होंने जो है तीखी एक अपोजिशन नेता की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था। इस समय जो यूपी में हो रहा है, मैं 3 घटनाओं को जोड़ के देखता हूं। वाराणसी में दाल मंडी का डेमोलिशन, मणिकर्णिका घाट का रेनोवेशन, और जो घटना प्रयागराज की है, इन्होंने बहुत ही सोचे समझे तरीके से पुलिस के साथ कन्फ्रंटेशन फोर्स किया। इन्होंने मजबूर किया पुलिस एक्शन ले। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर इनसे हाथ जोड़ के कह रहे थे कि आप ये ना करें, इनको परसुएट कर रहे थे कि आप ऐसा ना करें। और जो इमरजेंसी एग्जिट जो पंटून ब्रिज नंबर 2 है, उसको इन्होंने जो है बैरियर हटा दिया, जबकि वो आपातकाल का ब्रिज था, उसका आपने बैरियर क्यों हटाया? और उसके बाद एआई जनरेटेड वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे हैं कि बटुकों को, इनके शिष्यों को पुलिस ने शिखा पकड़ के पीटा, मारा, ये सब किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अखिलेश यादव के जमाने में काशी में इनकी तो ठीक ठाक पिटाई की गई थी, और इनके साथ के बहुत लोग घायल हुए थे। तो ये यूपी में जो एक योगी आदित्यनाथ को लेकर के पिछले 9 साल से एक ब्राह्मण ठाकुर की फॉल्ट लाइन को क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें इन्होंने जम के घी डाला है उस आग में, और ये उसी लाइन में मामले को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत लोगों से मेरी बात हुई है, और इससे जो है मैं आज ये कह सकता हूं कि परसेप्शन लेवल पे जो कांग्रेस की साजिश थी, जो कांग्रेस का जो हमेशा से अभियान रहा है कि बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे पर चोट की जाए, बीजेपी के हिंदुत्व के क्रेडेंशियल्स को जो है फर्जी बताया जाए, तो कांग्रेस का एजेंडा इस मामले में सफल रहा है। और मणिकर्णिका घाट के बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं है कि मणिकर्णिका घाट तो भाई शमशान घाट है। शमशान घाट में ऐसा कौन सा मंदिर होता है जहां लाखों लोग आते हैं? तो वहां पे केवल ये कहा जा रहा है कि एक अहिल्याबाई की मूर्ति जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है, जबकि वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत साफ कहा है कि वो नगर निगम की कस्टडी में है और रेनोवेशन के बाद उसको लगा दिया जाएगा। तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष प्रदेश के हैं अजय राय, जो स्वयं काशी के हैं, और अखिलेश यादव
मणिकर्णिका घाट, दाल मंडी और प्रयागराज की घटना को लेकर के बहुत सक्रिय हैं। और अब लखनऊ के अखबारों में भी खूब खुल के छप रहा है, टीवी चैनलों में भी रिपोर्ट हो रहा है कि अपोजिशन पूरी तरीके से अभी मुक्तेश्वर के पीछे लामबंद हो चुका है और सरकार को घेरने का काम चल रहा है। बीजेपी के अंदर का भी एक वर्ग जो है इस विवाद से खासा प्रसन्न है कि योगी आदित्यनाथ की इमेज कॉम्प्रोमाइज हो रही है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक परसेप्शन बन रहा है, एक नैरेटिव बन रहा है। और दिल्ली से भी ये आम मतलब ये आप अगर टीवी चैनल का कवरेज देखें तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की इमेज पर भी प्रहार किया जा रहा है। तो बीजेपी की जो इंटरनल पावर पॉलिटिक्स है उसका भी इससे एक स्वार्थ जुड़ गया है और कांग्रेस तो इसमें हमेशा सक्रिय रही ही है। आपने देखा है कि जनवरी 2023 में जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस समय कैसा अभियान चलाया गया था कि मंदिर अधूरा है और मंदिर का शुभ मुहूर्त नहीं है कि और सारे के सारे जो वामपंथी जिहादी हैं वो सबके सब जो है बड़े वेद के ज्ञाता बन गए थे। सब जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं, जो उनको काल्पनिक बताते हैं, वो तो वेद के ज्ञाता हो गए थे। तो ये सनातन धर्म के खिलाफ ये जो षड्यंत्र लगातार चल रहे हैं, हम लोग इसकी गहराई में नहीं जाते और मुझे ये कहने में तनिक भी हिचक नहीं है कि जिस तरीके से स्वामी स्वरूपानंद का एक फोटो वायरल आजकल हो रहा है सोशल मीडिया में, ये जो चंगाई सभा होती है ना चर्च की, उसमें पेस्टर सिर पे हाथ रखता है और लोग कांपने लगते हैं, तो स्वरूपानंद के सर के ऊपर एक पेस्टर हाथ रखे हुए है और वो उनको हील कर रहा है। तो अगर मेरा ये शक है कि ये जो है ये जो मुक्तेश्वरानंद जी हैं ये रोमन कैथोलिक शंकराचार्य हैं, तो मैं कहाँ गलत हूँ? ये कांग्रेस के एजेंडा को लेके आगे बढ़ा रहे हैं। अभी अक्टूबर नवंबर में बिहार के विधानसभा चुनाव में ये वहां प्रचार करने गए थे। वहां पे इनसे सवाल किया पत्रकारों ने, तो इन्होंने कहा कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा और दोनों में जम के तू तड़ाक हुआ। ये भूल गए कि ये शंकराचार्य हैं, ये कैसी भाषा बोलते हैं बस। लेकिन ये ईश्वरीय कृपा है कि वहां पे इन्होंने गालियां नहीं दी, वरना निजी बातचीत में ये जो है ये भाषा की मर्यादा का पालन नहीं करते हैं। मैं साफ साफ नहीं कह रहा हूं क्या बोलते हैं, मैं केवल आई एम बिट वेरी गार्डेड एंड डिप्लोमेटिक। ये भाषा की मर्यादा का पालन नहीं करते निजी, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो। और यूपी की में 1989 में कांग्रेस का पतन हुआ था और उसके बाद बीच में राजनाथ सिंह रहे 1.5 साल मुख्यमंत्री। 2017 से योगी आदित्यनाथ के बाद फिर से उसी युग का सूत्रपात हो गया है जो 1980 में वीपी सिंह के चीफ मिनिस्टर बनने से हुआ था। वही फिर से यूपी की राजनीति में ब्राह्मण ठाकुर की बाइनरी लौट आई है और वो योगी आदित्यनाथ के 9 साल के मुख्यमंत्री के दौर में किसी न किसी रूप में लगातार वो रेलेवेंट बनी हुई है। और इस प्रकरण ने उस बाइनरी को और इस सो कॉल्ड जो कास्ट की राइवलरी है या सत्ता संघर्ष है, और जिसको मैं कहता हूं कि इट्स ए बैटल फॉर शेयर इन द पावर केक, ये फिर से तेज हो गई है। तो और केवल केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कल थोड़ा सा प्रयास किया है कि शंकराचार्य जी आपके चरणों को मैं प्रणाम करता हूं, आप स्नान कीजिए और इस बात को अब यही समाप्त कीजिए। और जो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि बीजेपी की ओर से एट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया है इस सिचुएशन को कैसे डिफ्यूज किया जाए, न दिल्ली की ओर से और न यूपी की ओर से। और ये अगर ऐसे ही अगर एस्केलेट होगा तो इसमें नुकसान तो बीजेपी का ही होगा। और इलेक्शन एक साल दूर हैं, तो ये बात पता करने की जरूरत है कि बीजेपी की ओर से इसको डी एस्केलेट करने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है। और सबसे जो आश्चर्य जो लोग व्यक्त कर रहे हैं कि ये नोटिस देने का जो ग्रैंड विजडम है, ये ब्यूरोक्रेट्स को किसने दिया, और कि एक नोटिस दिया फिर आपने दूसरा नोटिस दे दिया। जब आपने उनको मेला क्षेत्र में जमीन आवंटित की थी, उनको आपने शंकराचार्य के रूप में एड्रेस किया। अब जब आप नोटिस दे रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे रहे हैं कि आप तो शंकराचार्य हैं ही नहीं। तो जब आपने उनको भूमि का आवंटन किया था तब ये क्यों नहीं कहा था कि आप तो शंकराचार्य है ही नहीं एज पर द सुप्रीम कोर्ट इंटरिम डायरेक्शन। तो बहुत सारी बातें इसमें जुड़ गई हैं और कुल मिलाकर के जो इशू इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये यूपी की राजनीति में किस तरीके से प्रभाव डाल रहा है।
जी।